बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम आज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम से हवाले से भी हर पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के हवाले से भी हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये लेक्चर दोनों ही के लिए बेनिफिशियल होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी। मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिखा है ताकि एक अच्छे अंदाज में आप इसको नोट भी कर सको और आपके साथ एक अच्छे नोट्स भी डेवलप कर सके, आप एक अच्छे नोट्स बना भी सके। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमने क्या करना है? सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करना है ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे पहले हमने चार्ज टू मास रेशियो क्यों फाइंड करना है? चार्ज टू मास रेशियो हमने इसलिए फाइंड करना है ना, इससे पिछले जिस तरह हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ बिहेव। मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करता है? एक्ट एज अ वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो किस तरह है? वेव की तरह है। मगर बाद में हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल्स है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? पार्टिकल है, तो उसका भी कुछ ना कुछ मास तो होगा ना। तो हम इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, तो उसका मास डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इतना स्मॉल जरा है कि पहले इसको हमने प्रूव किया था कि इसका नेचर किस तरह है? वेव की तरह है। मगर बाद में प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर भी है। तो अगर पार्टिकल नेचर है तो उसका मतलब क्या है? उसका मास भी होगा। तो इतना स्मॉल पार्टिकल, इसका मास हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम चार्ज टू मास रेशियो लेते हैं, फिर इनडायरेक्टली चार्ज टू मास रेशियो से हम क्या करते हैं? इसका मास फाइंड करते हैं। तो इसी वजह से ये चार्ज टू मास रेशियो का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम फाइंड भी करते हैं। चार्ज टू मास रेशियो का सिग्निफिकेंस ये भी है, इंपॉर्टेंस ये भी है, इसलिए हम फाइंड करते हैं कि ताकि हम इलेक्ट्रॉन की नेचर को भी स्टडी कर सके कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो तब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरह है। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर को भी डिटरमाइन करना है और साथ में चार्ज का जो पार्टिकल नेचर है उसका मास क्या है। मतलब पार्टिकल नेचर है तो उसका मास होगा, तो फिर हम क्या करते हैं? उसका मास भी उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसी वजह से हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या है? इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब कोई भी चार्ज मूव करता है ना, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस मैग्नेटिक फोर्स के हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया, उस मैग्नेटिक फोर्स के हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और भी बहुत सारे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो यहाँ आज भी हम क्या करने वाले हैं? सिंपल यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या है? सेम है, इक्वी डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड जा रहा है। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस तरह इनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इंटर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? इस तरह 90 डिग्री के साथ क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ क्या हो? इंटर होना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब इंटर हो रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बिल्कुल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, जो चार्ज पार्टिकल हो ना। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होना तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर यहाँ पर आप प्रोटॉन को इंटर करोगे परपेंडिकुलरली तो वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को जब आप परपेंडिकुलरली इंटर करोगे उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? मूव करेगा। तो वहां पर हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर चार्ज हमारे साथ क्या है? E, तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे? E। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू E वी बी साइन थीटा। तो सिंपल ये फार्मूला इस तरह बन गया। अब क्या करेंगे? सिंपल, बहुत आसान। उसी तरह व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर, ये क्या है? इंटर, TER। व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो? इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो? इंटर हो। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो
परपेंडिकुलरली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इंटर हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा है, इस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये पिछले लेक्चर में हमने भी पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, इंटर होना परपेंडिकुलरली, तो उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स उसको बिल्कुल क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। कब, जब वो 90 डिग्री परपेंडिकुलरली बिल्कुल इंटर हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। सही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, mv² डिवाइडेड बाय आर। उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, evb। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, evb। साइन थीटा क्या है, क्योंकि ना परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है, 90 डिग्री पर इंटर हो रहा है ना, तो यहाँ पर साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1। तो साइन 91 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही evb आएगा। तो सिंपल मैग्नेटिक फोर्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, evb। तो सिंपल ये v², ये v का स्क्वायर है, यहाँ पर भी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो सिंपल mv, यहाँ पर v² खत्म हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू eb। ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सिंपल हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज टू मास रेशियो। तो हमने क्या इस तरह के E और M की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या करनी है, निकालनी है, चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। तो ये चार्ज इस साइड पर है ना, तो इस मास को मैं इस साइड पे क्या करूंगा, यहाँ पर E के नीचे डिवाइड करूंगा, जबकि बाकी चीजें मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड की, ये भी क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई RB। तो किस तरह बन जाएगा ये इक्वेशन, मास यहाँ पर आ गया, E डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू V, जबकि इस साइड पे क्या रह गया, V डिवाइडेड बाई R। B यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाई BR। तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू V आपके साथ क्या है, वेलोसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, R क्या है, रेडियस। अब यहाँ पर एक क्या है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करना है ना, तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, आपको रेडियस पता होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, तब आप चार्ज टू मास रेशियो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल चार्ज टू मास रेशियो हम किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी, रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये तीनों पता होंगे ना, तब हम E और M वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है ना, उस हम मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली क्या किया है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे हाथ में, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है। अब क्या है, वेलोसिटी और आर, वेलोसिटी और आर हम किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल रेडियस हम किस तरह, सबसे पहले आर का मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम किस तरह फाइंड करेंगे, बहुत आसान, मैंने वर्डिंग में भी लिखा है ताकि आप नोट्स भी बना सकते हो। बाय फिलिंग द ट्यूब, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, ये फेडरल बुक में एक डायग्राम है जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज, ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, जो फेडरल बुक के डायग्राम है यहाँ पर गिवन है। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जो ये दरमियान में ना, दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, एक ग्लास ट्यूब नजर आ रहा है। गिलास ट्यूब में हम क्या करेंगे, गिलास ट्यूब में हम क्या करेंगे, फिलिंग द ट्यूब विद सुटेबल गैस। मतलब इस ट्यूब को हम किस चीज से भर देंगे, एक सुटेबल गैस से भर देंगे। सुटेबल गैस कौन सा होगा, आर्गोन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। और इसके बाद एट वेरी लो प्रेशर, ताकि प्रेशर, जब प्रेशर क्या है बहुत ही कम हो, गैस मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड, गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे बाय इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इलास्टिक कोलिजन की वजह से विद गैस एटम्स एंड इमिट द लाइट ऑन डी एक्साइटेशन एंड मेकिंग द ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल। अब सिंपल यहाँ पर मैंने वर्डिंग में लिखा है, मैं समझाता हूँ। ये क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को नहीं, ये गिलास, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया,
यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया, ये हमारे साथ क्या है, हेल्मट्स क्या है, कॉइल। इस तरह जो आपके बुक में मैंने डायग्राम थोड़ा अजीब बनाया, यहाँ पर बुक में ये डायग्राम, इसके अंदर ये गिलास ट्यूब है। इस गिलास ट्यूब के अंदर क्या है, हमने गैस फिल कर दिया। जब गैस फिल कर दिया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम किस तरह इंटर करेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन किस तरह इंटर करेंगे, ये हमारे साथ क्या है, वोल्टेज, ये वी नोट का मतलब क्या है, वोल्टेज। सबसे पहले हम थर्मोनिक एमिशन के जरिए, किसके जरिए, थर्मोनिक एमिशन के जरिए, थर्मोनिक एमिशन के जरिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या लगा है, एक फिलामेंट लगा है। ये इस फिलामेंट से क्या प्रोड्यूस बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस फिलामेंट से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरह इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये किस तरह मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सही है, ये तो मैंने समझाया। अब यहाँ पर इस गिलास ट्यूब के अंदर फर्स्ट बात क्या है कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, बहुत कम, प्रेशर कम है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पर हमने क्या डाला है, या तो हम हीलियम गैस डालेंगे, या तो हाइड्रोजन गैस डालेंगे, या तो आर्गोन गैस डालेंगे। ये गैस क्या है, एक किस्म की प्रॉपर्टी रखती है कि जब भी ये डी एक्साइट होते हैं ना, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसको आयोनाइज करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करता जाएगा, तो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल इस तरह मौजूद होंगे। तो गैस मॉलिक्यूल जब मौजूद होंगे ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है। तो ये इस सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा ना, सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, एक किस्म की रोशनी छोड़ेगी। तो इस तरह क्या होगा, सर्कुलर पाथ एक किस्म की रोशनी छोड़ेगी, तो एक किस्म का ब्लू लाइन बनेगा। क्यों ब्लू लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, उस गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेंगे। जब गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, तो एक किस्म की रोशनी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक किस्म का ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर इसके अंदर, इस हेल्मट्स कॉइल के अंदर एक खुद से स्केल लगा होता है। ये स्केल हमें डिटरमाइन करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस विजिबल जो सर्कल बन गया ना, इस सर्कल का रेडियस ये है। तो ये रेडियस हम इस तरह फाइंड करते हैं। सिंपल, एक ट्यूब के अंदर, हेलमेट कॉइल के अंदर एक ट्यूब पड़ा रहता है, एक गिलास ट्यूब, उसके अंदर हम गैस भर देते हैं। गैस जब भर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली इंटर होता है। इलेक्ट्रॉन किस तरह आ जाता है, थर्मोनिक एमिशन के जरिए यहाँ पर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो इसके रास्ते में क्या आ जाते हैं, लेट्स सपोज कोई भी गैस हमने यहाँ पर यूज किया, कौन से गैस, आर्गोन, हीलियम या हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो इस गैस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। जब आयोनाइज करेगा तो रोशनी छोड़ेगी, तो इस तरह सर्कुलर पाथ बनेगा, एक किस्म की विजिबल, इस तरह विजिबल सर्कल बनेगी। जब वो विजिबल सर्कल बनेगी, यहाँ पर खुद से एक पैरामीटर, एक स्केल बना होता है, यहाँ पर एक किस्म का मीटर रखा होता है हमने। तो उस मीटर के जरिए हम यहाँ पर रेडियस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, ये ब्लू सर्कल इस तरह बनता है, यहाँ पर ये नजर भी आपको आ रहा होगा, ये सर्कल इस तरह बनता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो गैसेस को क्या करता है, आयोनाइज करता है। अब इसी तरह कि वे इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बिफोर सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड हैविंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड गेन द काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत आसान, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या है, वो एक्सेलरेट हो गए, वो क्या हो गया, उसने एक्सेलरेशन गेन किया। जब एक्सेलरेशन गेन किया ना, तो हम कहते हैं यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थर्मोनिक एमिशन, यहाँ पर हीट बढ़ जाएगी, थर्मोनिक एमिशन के जरिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो सिंपल, जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से पहले ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। किस तरह एक्सेलरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, वोल्टेज देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या गेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसी तरह हम कहते हैं कि वोल्टेज, यहाँ पर वी नोट लिख देना, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज। कि वोल्टेज किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब वर्क डन, हमने उस चार्ज पर कितना वर्क किया, मतलब कोई चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए उस चार्ज पर जो वर्क लगा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। तो इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि वर्क इज इक्वल टू ईवी, ये चार्ज यहाँ पर
वोल्टेज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमें बताया कि वर्क किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर वर्क के चैप्टर में। इसी तरह वर्क डन इज इक्वल टू दोनों के चेंज के भी इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि वर्क किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं वर्क की जगह क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। ये भी हमारे साथ क्या है, वेलोसिटी नहीं, ये पोटेंशियल है। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 mv² इज इक्वल टू ev नोट। नोट जब मैं लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, वो पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं। तो सिंपल अगर मैंने ये इस साइड पे क्या है, वेलोसिटी, अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ e और v नोट मतलब पोटेंशियल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो v² इस साइड पे अकेला ले जाएगा, तो 2ev डिवाइडेड बाई m। ये भी हमारे साथ क्या है, वोल्टेज। ये भी कौन सी भी है, वेलोसिटी वाली। अब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2ev0 डिवाइडेड बाई m, ये हमारे साथ वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर आपने वेलोसिटी इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड 1 पहला मेथड। एक और मेथड है वेलोसिटी सिलेक्टर वाला, वो इससे भी आसान है, वो भी मैं करवाऊंगा। बहुत ही आसान है वेलोसिटी सिलेक्टर वाला मेथड। तो फर्स्ट मेथड के जरिए हमने वेलोसिटी क्या कर दी, फाइंड कर दी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2ev0 डिवाइडेड बाई m। v नोट क्या है, पोटेंशियल। तो सिंपल यहाँ पर e डिवाइडेड बाई m v, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह अपना वैल्यू लिख देना। सिंपल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई br। मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस को क्या करता हूँ, अलग लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने r क्या है, कैपिटल लिखा है। कैपिटल है, कोई आसमानी को कुछ फर्क नहीं होता। 1 डिवाइडेड बाई br। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू ये है, अंडर रूट 2ev0 डिवाइडेड बाई m, अंडर रूट 2ev0 डिवाइडेड बाई m। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूंगा, दोनों साइड, इस साइड को भी स्क्वायर लूंगा, इस साइड को भी स्क्वायर लूंगा। e डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई br अंडर रूट 2ev0 डिवाइडेड बाई m। इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया। सिंपल, इस साइड को मैं स्क्वायर क्यों लूंगा, तो इस साइड का जब मैं स्क्वायर क्यों लूंगा ना, सबसे पहले b का भी स्क्वायर हो जाएगा, r का भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लोगे वही 1 होता है, 1 का स्क्वायर लोगे वही 1 होगा, कुछ फर्क नहीं होता है। यहाँ पर ये स्क्वायर इस अंडर रूट का भी है, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। और ये स्क्वायर इनका भी है, मतलब इन अंदर की जो अंदर होगा ना, अंदर जो भी नंबर होंगे, जो भी यहाँ पर पैरामीटर है ना, उन सब का हमने स्क्वायर लेना है। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पर ये जो भी अंदर है इसके ऊपर पहले से अंडर रूट मौजूद है, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो e डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev0, ऊपर क्या रह जाएगा, 2ev0, क्योंकि उसके ऊपर पहले अंडर रूट मौजूद था, वो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ पर e डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है। किस तरह खत्म करेंगे, यहाँ पर ऊपर क्या मौजूद है, e, नीचे क्या मौजूद है, m। तो e डिवाइडेड बाई m, चार्ज टू मास रेशियो को हम अलग लिखते हैं, बाकी वैल्यू को अलग लिखते हैं। e डिवाइडेड बाई m को हमने अलग लिख दिया, बाकी 2v0 पोटेंशियल डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच जाएगा, b स्क्वायर r स्क्वायर, इसको मैंने अलग लिख दिया। ये जो e डिवाइडेड बाई m, ये इसके स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। तो सिंपल क्या रह गया, चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2v0 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर r स्क्वायर। ये किसकी फॉर्म में आ गया, चार्ज टू मास रेशियो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ये चार्ज टू मास रेशियो इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय br। इसी तरह चार्ज टू मास रेशियो इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। तो सिंपल हमें पता है, हमें रेडियस भी किस तरह फाइंड किया, रेडियस को एक यहाँ पर अंदर पैरामीटर के जरिए हमने रेडियस को फाइंड कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, पोटेंशियल हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खुद अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब की वैल्यू हमें पता है। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या है कि जब चार्ज टू मास रेशियो प्रैक्टिकली फाइंड किया, चार्ज टू मास रेशियो क्या गई, 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी इसका क्या है, यूनिट। तो ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ किसका, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब उसी तरह हमने चार्ज टू मास रेशियो के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक रेशियो का नाम भी देते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रेशियो भी कहते हैं। अब हमने बताया कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो किसके इक्वल था, वहां पर मैंने आपको बताया कि चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 1.785 10 पावर 11 कूलम पर केजी, उसका यूनिट था कूलम पर केजी। अब हमने क्या पता है कि चार्ज टू मास रेशियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का मास नहीं फाइंड कर सकते, इतना स्मॉल पार्टिकल है। तो हम क्या करते हैं, चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करते हैं, फिर उसी चार्ज टू मास रेशियो को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड करते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो किसके इक्वल था, चार्ज टू मास रेशियो हमारे साथ आया था
1.758 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। सही है, ये चार्ज टू मास रेशियो। अब हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। अब चार्ज भी हमें पता है, चार्ज टू मास रेशियो किसके इक्वल है, तो हम डायरेक्टली मास क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना, चार्ज टू मास रेशियो का ये फायदा है कि हम इलेक्ट्रॉन का मास इससे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है ना, तो इस इक्वेशन को हम किस तरह अरेंज करेंगे, सिंपल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 और नीचे ये मास हमने फाइंड करना है, तो ये इस साइड चला जाएगा और ये चार्ज टू मास रेशियो यहाँ पर आएगा 1.758 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−31 kg। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने चार्ज मास रेशियो को यूज किया, किसको फाइंड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया। यहाँ पर मैंने भी लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू ये है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके साथ ये वैल्यू आएगी। इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सही है, ग्राम में कन्वर्ट करते हो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, चार्ज टू मास। चार्ज टू मास रेशियो के लिए हमने दो इक्वेशन ट्राई किया। अब 6 इक्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इक्वेशन बन जाएंगे। बहुत ही आसान है, आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो मैंने तमाम तर पॉसिबल सिचुएशन लिखे। चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू, ये वी क्या है, जिसके साथ वी नोट लिखा हो उसका मतलब पोटेंशियल है, जो सिंपल वी लिखा है उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बी आर। बी हमारे साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, रेडियस। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा क्या है, इसी तरह चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू वी नोट। वी नोट क्या है, पोटेंशियल। वी नोट क्या है, पोटेंशियल। वहां पर जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। तो चार्ज टू मास रेशियो इज आल्सो इज इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। तो चार्ज टू मास रेशियो आप हर तरह से फाइंड कर सकते हो। आपको वेलोसिटी गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, रेडियस गिवन हो, इस इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो। चार्ज टू मास रेशियो इज आल्सो इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब तीसरा कंडीशन क्या है, आपने एंगुलर चैप्टर जहाँ पर हमने एंगुलर वेरिएबल तमाम पढ़े थे, वहां पर मैंने बताया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये वेलोसिटी नहीं है, जो ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की जगह क्या पुट करूंगा, आर ओमेगा। तो मेरे साथ एक नया इक्वेशन आ जाएगा। तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बी। किस तरह ओमेगा डिवाइडेड बाय बी, अगर मैं वी की जगह क्या पुट करूँ, आर ओमेगा, तो अगर मैं वी की जगह यहाँ पर मैं थोड़ा ई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी की जगह अगर मैं क्या पुट करूँ, आर ओमेगा डिवाइडेड बाई बी आर। बी आर, तो आर आर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिंपल चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे साथ क्या है, एक थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, ड्राइव। चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो तो आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हो। तीसरा इक्वेशन ये बन गया। तो ये तमाम पॉसिबल इक्वेशन आपने याद करने हैं चार्ज टू मास रेशियो का। चौथा इक्वेशन क्या है कि चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी बी। टी आपके साथ टाइम है, बी मैग्नेटिक फील्ड, फाई की वैल्यू क्या है 3.14। 3.14 की वैल्यू है, जो किसके इक्वल है, अगर आप बच्चे में लिखोगे 22 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बी। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ सामने लिखा है, क्या हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या लिखूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो 2 पाई ऊपर रह जाएगा और टी क्या आएगा नीचे। तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बी। किस तरह, ओमेगा की जगह मैं इसी तरह यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय बी। ये मैंने उसी तरह लिख लिया, डिवाइडेड बाय बी। ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख लिया 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर नीचे लाओ। तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी बी। ये आपके साथ एक नया इक्वेशन बन गया। तो चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको टाइम गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, तो आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हो। चौथा इक्वेशन। इसके बाद क्या है, पांचवा इक्वेशन। पांचवा इक्वेशन आपको पता है कि ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा इज आल्सो इज इक्वल टू 2 पाई एफ।
2πf। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अगर इस केस में टाइम ऊपर आ रहा है ना, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? ऊपर आएगा। या सिंपल इस तरह याद करो कि ओमेगा किसके इक्वल है? 2πf। तो ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगा? इस ओमेगा की जगह अगर मैं क्या पुट करूं? 2πf, तो ये चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2πf डिवाइडेड बाय v। ये नया इक्वेशन आपके साथ किसका बन गया? चार्ज टू मास रेशियो। तो पहला इक्वेशन ये है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय br, चार्ज टू मास रेशियो। दूसरा इक्वेशन किसके इक्वल है? 2v0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या है? चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चौथा रिलेशन किसके इक्वल है? चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय tp। पांचवा रिलेशन किसके इक्वल है? 2πf डिवाइडेड बाय b। ये 5 रिलेशन हो गए। सही है, 5 रिलेशन हो गए। चौथा रिलेशन क्या है? दरमियान को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, इस साइड को मैं छोड़ रहा हूँ, पहले ये इक्वेशन भी समझाता हूँ। तो 5 रिलेशन हो गए, बहुत आसान, सिर्फ अपनी वैल्यू पुट करनी है, एक दूसरे से निकल रहे हैं। अब इसके बाद क्या है? पांचवा रिलेशन। चौथा रिलेशन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू ई बी आर। चौथा रिलेशन, इसको आप किस तरह, हमने किस तरह बनाया? यही चार्ज टू मास रेशियो को यूज करते हुए। किस तरह? मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये जो रफ। अब उसी तरह यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल टू ईवी। यहाँ पर आपको बताता है कि आपने पहले पढ़ा था ना कि जब भी चार्ज वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर कर लिया था तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा था? वहां पर जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था वहां पर मैग्नेटिक फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला पढ़ा था कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या था? qvb। फोर्स ये मैंने आपको बताया भी था, ये फार्मूला कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा इक्वेशन है qvb। तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर v के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या रह जाएगा? mv डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू qb। सही है, अगर आप रेडियस को यहाँ पर ले जाओगे और qb को यहाँ पर ले आओगे तो सिंपल mv डिवाइडेड बाय qb इज इक्वल टू r। सही है, अब यहाँ पर mv किसके इक्वल है? आपको पता है कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम। एक एंगुलर मोमेंटम है, दूसरा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p इज इक्वल टू m इनटू v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। तो mv की जगह मैं लिख सकता हूँ p मोमेंटम, q डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू r। तो आपके साथ एक नया रिलेशन आ गया कि मोमेंटम, अगर आपने मोमेंटम फाइंड करना है तो qb को r के साथ मल्टीप्लाई करो, मोमेंटम इज इक्वल टू qbr। तो ये एक नया रिलेशन आ गया। उसी चार्ज टू मास रेशियो को हमने यूज करते हुए उससे हमने एक मोमेंटम का रिलेशन ड्राइव किया। अगर आपको रेडियस गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, चार्ज गिवन हो और वहां पर आपने उस चार्ज का मोमेंटम फाइंड करना है तो ये फार्मूला बन जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बी आर। ये क्यों मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो तो नहीं आ रहा है ना, ये रिलेशन मैंने इसलिए लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कब इंपॉर्टेंट है। पहले ये यहाँ पर ये दरमियान, इसको आपने समझना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप मोमेंटम को बढ़ा दोगे, मोमेंटम को इंक्रीज कर दोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, आपको पार्टिकल गिवन होते हैं 2-3 पार्टिकल, या आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर हो गया। अगर हम उसका मोमेंटम को इंक्रीज कर देंगे, क्या उसके मोमेंटम को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उसके रेडियस पर क्या इफेक्ट होगा? आपको कह रहा होगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज दो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो ये कोई भी इफेक्ट इस इक्वेशन पर नहीं करेगा। तो मोमेंटम का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने मोमेंटम को बढ़ा दिया तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपने मोमेंटम को 2 गुना बढ़ा दिया तो रेडियस उस चार्ज पार्टिकल का 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने मोमेंटम 2 गुना कम कर दिया तो उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस 2 गुना कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप मोमेंटम को बढ़ा दोगे रेडियस भी बढ़ जाएगा, मोमेंटम को कम कर दोगे रेडियस भी कम हो जाएगा। इसको आपने याद रखना है। इसके बाद उसी तरह इसी इक्वेशन को, जो मैंने ये 5 रिलेशन, इस 5 रिलेशन को तो आपने याद रखना है, चार्ज टू मास रेशियो की फॉर्म में मैंने लिखा है। इसी इक्वेशन से मैंने मोमेंटम का रिलेशन एक निकाल दिया कि मोमेंटम और रेडियस इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। ये भी क्या? चार्ज टू मास रेशियो से मैंने इक्वेशन निकाल दिया। इसी चार्ज टू मास रेशियो को मैंने एक मोमेंटम की फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखूंगा, इस चार्ज टू मास रेशियो को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह आएगा? सिंपल, बहुत आसान। उसी तरह के काइनेटिक में इक्वेशन में नहीं जा रही है, मैंने आपको पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इससे पिछले मैंने आपको बताया था कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। और आपके साथ पोटेंशियल किसके इक्वल है? v नॉट e। v नॉट e यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सिर्फ बता देता हूँ, इसको मैंने आपको करवाया भी है कि v नॉट e इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या गेन करेगा?
काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो इस रिलेशन को आप यूज करते हुए ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो रिलेशन आपने नहीं जाना है, आपने ये इक्वेशन याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E²B²R² / 2m। काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अक्सर रेडियस का रिलेशन आता है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे, एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट है, उसका मास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे, अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे, तब उसका रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या इफेक्ट होगा? आपसे कह लेगा हमने काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम कर दिया, बताओ रेडियस कितनी गुना बढ़ जाएगी, कितनी गुना कम हो जाएगी? रिमेन कांस्टेंट। तो बहुत ही आसान, काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दोगे तो रेडियस के स्क्वायर के साथ रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस तो बढ़ जाएगा मगर स्क्वायर के साथ। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कम कर दोगे तो रेडियस कम हो जाएगा मगर स्क्वायर के साथ। किस तरह? अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना बढ़ा दिया तो रेडियस कितनी गुना बढ़ जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 × 2, मतलब का रेडियस कितनी गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। सही। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम कम कर दूं तो रेडियस कितनी गुना कम हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 4। तो रेडियस 1/4 टाइम कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को मैंने 2 टाइम कम कर दिया तो रेडियस 1/4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। ये रिलेशन आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये दूसरा रिलेशन। इसके बाद अगर आप इसी चार्ज टू मास रेशियो को, ये पोर्शन अलग है, मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, मोमेंटम की फॉर्म में लिखा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखा, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखा। ये यहाँ पर उसका रिलेशन भी बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं। इसी तरह के एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में इज इक्वल टू E/B/R²। ई आपके साथ क्या है? चार्ज, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस क्या है? आर क्या है? रेडियस। तो आर का स्क्वायर। यहां पर भी आपको एक रिलेशन आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का रेडियस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा दोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा मगर स्क्वायर के साथ। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को कम कर दोगे तो रेडियस कम हो जाएगा मगर स्क्वायर के साथ, जिस तरह यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में मैंने बता दिया। तो क्या रिलेशन? लीनियर मोमेंटम का रेडियस के साथ रिलेशन है, सिर्फ रेडियस के साथ रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कोई स्क्वायर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ पर क्या है? टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। कौन? एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसको आपने याद करना है। इसके बाद क्या है? ये रिलेशन। अब इसको हम अप्लाई करते हैं कि इससे किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसी तरह डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक बात आपने याद रखना है कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा, मास जिसका जितना भी ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। क्या मैं इसको मिटा रहा हूं? मैंने क्या बोला कि जिसका मास ज्यादा वो कम डिफ्लेक्शन करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर क्या है? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटर हो गया, इलेक्ट्रॉन किसका मास ज्यादा है? आपको पता है कि मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है। और प्रोटॉन के निस्बत में किसका सबसे ज्यादा है? अल्फा। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, फिर प्रोटॉन का ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन का। मतलब सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का। जिसका मास जितना कम होगा, मास जितना कम होगा, वो क्या करेगा? ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? ये ज्यादा इस तरह डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिसका मास कम वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो जल्दी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो क्या करेगा? कम डिफ्लेक्शन। ये बात आपने समझना है। अब पहला रिलेशन को देखना है कि चार्ज डिवाइडेड बाय एम, मतलब चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू वी क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बी आर। अब इससे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं? यहां पर आपको नजर भी आ रहा है कि मास का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपसे कहे कि अगर हम वेलोसिटी को क्या रखे? कांस्टेंट रखे, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट है, तो तब बताओ मास का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है? मास का रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन है? मास का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा, ये जाहिर सी बात है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है ना एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को आपने क्या कर लिया? समझ लिया। सही है, बहुत आसान, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं एक सिनेरियो दे दे आपको कि हम वेलोसिटी को क्या रखे? चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, तो उसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन में जो चीज कांस्टेंट होगी वो इक्वेशन पर कुछ भी फर्क नहीं करेगी। उसका मतलब क्या है? उसकी वैल्यू 1 है, 1 इक्वेशन पर इफेक्ट करता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर चार्ज भी कांस्टेंट है।
चार्ज तो वैसे चेंज नहीं होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पर मास को और रेडियस का रिलेशन देखेंगे तो मास और रेडियस में डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। तो अगर आपसे कह दे कि किसका रेडियस ज्यादा है, आपको एक्सक्यूज दे दे, तो रेडियस सिंपल किसका ज्यादा होगा, प्रोटॉन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के निस्बत में। उसी तरह इससे किस तरह और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरह बन सकते हैं इसी रिलेशन से। आपने सिर्फ समझना है, मैंने यहाँ पर हर पॉइंट लिखा भी है, एक अच्छे नोट्स की फॉर्म में लिखा भी है। उसी तरह अगर आपसे कह दे अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तब बताओ रेडियस पर क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखना जो चीज बच्चे में, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो जिस तरह v डिवाइडेड बाय, जो चीज डिवाइड में आ रहा होगा बच्चे में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, उन दोनों में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब वेलोसिटी और रेडियस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, अगर हम वेलोसिटी को कम कर देंगे तो रेडियस भी कम हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, क्या रिलेशन है वेलोसिटी का रेडियस के साथ। तो याद रखना अगर आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अगर आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो याद रखना रेडियस और वेलोसिटी का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वेलोसिटी का और रेडियस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, जिस भी पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप आसान लफ्जों में कह सकते हो दूसरे, अगर आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो रेडियस बढ़ जाएगा। सही है, बहुत आसान। तो यहाँ पर वेलोसिटी और रेडियस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा, अगर वेलोसिटी कम डिक्रीज करेगी तो रेडियस भी डिक्रीज करेगा। मतलब वेलोसिटी और रेडियस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरे रिलेशन को यूज करते हैं, उससे किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं। उसी तरह चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2v नॉट। अब इस केस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर ये क्या है, v नॉट पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। अब उसी तरह अगर आपको यहाँ पर कह दे, अगर हम यहाँ पर तो वेलोसिटी है ही नहीं, अगर यहाँ इस इक्वेशन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रिलेशन, अगर वो आपसे कहे कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज कम, क्या क्या रिलेशन है पोटेंशियल का रेडियस के साथ। तो जाहिर सी बात है जो चीज बच्चे में आ रही होगी तो उन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पोटेंशियल और रेडियस में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा, रेडियस भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कम होगा, रेडियस भी कम होगा। तो बहुत आसान। मगर यहाँ पर एक और बात है, रेडियस का स्क्वायर पोटेंशियल के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा दोगे तो रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मगर स्क्वायर के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दोगे तो रेडियस तो बढ़ जाएगा मगर स्क्वायर के साथ। तो डायरेक्ट रिलेशन तो है मगर स्क्वायर के साथ। सही है, इस बात को आपने याद रखना है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम दोनों साइड पे क्या ले ले, अंडर रूट ले ले, तो इस साइड के साथ स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ v। किस तरह में यहाँ पर सिंपल आपको होता है, यहाँ r स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों साइड पे क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, इस साइड पे स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v नॉट। मतलब रेडियस, या तो आप इस तरह कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, या इस तरह कहो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। इस तरह दोनों क्या है, सेम है। अब इसके बाद क्या है, तो मैंने सिंपल रिजल्ट लिख लिया। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा दोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप पोटेंशियल को कम कर दोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो 2v नॉट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। अब इससे एक और रिलेशन भी बन सकता है। पहले हमने रिलेशन देख लिया पोटेंशियल का और रेडियस का, अब हम देखते हैं मास और रेडियस का। याद रखना अगर कोई भी एमसीक्यूज हो, जिस तरह यहाँ पर ये एमसीक्यूज, अब इसमें और इसमें मैं फर्क बताता हूँ। यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर का मास के साथ, मतलब मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इस केस में क्या है, मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कोई स्क्वायर नहीं है। अगर आपके साथ वेलोसिटी का जिक्र हो, कोई क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यूज आ गया, अगर आपसे कहे कि हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, क्या वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, आपसे कहे कि मास और रेडियस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, तो याद रखना अगर वो कहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपने याद रखना है, तब अगर वेलोसिटी की जिक्र आ जाए तो मतलब आपने इस चार्ज टू मास रेशियो का ये इक्वेशन जेन में डाला है। वेलोसिटी का जिक्र आ जाए तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपसे कोई कि मास और रेडियस में कौन सा रिलेशन है, तो आप बताओगे कि मास और रेडियस में डायरेक्ट रिलेशन है, कोई स्क्वायर में यहाँ पर नहीं है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, सॉरी
मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, स्क्वायर यहाँ पर नहीं है अगर किस चीज का जिक्र आ जाए वेलोसिटी। उसी तरह अगर आपसे कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो क्या है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू क्या है, जिस तरह एज एक्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिस तरह उसकी वैल्यू 1 हो, इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। आपसे कहेगा कि मास और रेडियस में कौन सा रिलेशन है का, अगर वो आपसे कहे कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट से, तब आपसे कहे कि रेडियस और मास में कौन सा रिलेशन है, तो याद रखना तब उस केस में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मास का रेडियस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर वो आपसे कहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब आप कहोगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, सिंपल रेडियस। वेलोसिटी कैसे करा गया, मास भी आर के साथ क्या होगा, रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, मगर सिंपल लीनियर। अगर पोटेंशियल का कहे कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो रेडियस का स्क्वायर किसके साथ होगा, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा। मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहां तक बात हो गया। अब इसके बाद क्या है, डिफ्लेक्शन। तो अगर मैंने अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल आपको एक आसान फॉर्म में लिख लिया, डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, मास कम डिफ्लेक्शन ज्यादा, मास ज्यादा डिफ्लेक्शन कम, मतलब वो ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन का कम है, और सबसे ज्यादा मास किसका ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल। सबसे मास ज्यादा अल्फा पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन का है, लास्ट में कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शो करेगा, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है। फिर प्रोटॉन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर लास्ट में डिफ्लेक्शन कौन ज्यादा शो करेगा, अल्फा पार्टिकल। तो मैं डिफ्लेक्शन के लिए अपने एक सिंपल फार्मूला लिख लिया कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। याद रखना कि जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका चार्ज टू मास रेशियो कम होगा वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। एक बात आपने याद रखना है कि डिफ्लेक्शन का चार्ज टू मास रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा, चार्ज टू मास रेशियो कम, डिफ्लेक्शन कम। उसी तरह डिफ्लेक्शन का मास के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डिफ्लेक्शन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। डिफ्लेक्शन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन, डिफ्लेक्शन का उसी तरह रेडियस के साथ भी कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। डिफ्लेक्शन का रेडियस के साथ भी कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो जिसका रेडियस ज्यादा या जिसका मास ज्यादा वो क्या करेगा, कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर आप जिसका रेडियस कम होगा या जिसका मास कम होगा तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। मगर डिफ्लेक्शन का ओवरऑल चार्ज टू मास रेशियो इन दोनों फैक्टर के साथ ये क्या है, एग्जैक्ट चार्ज टू मास रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर के तौर पर ले रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्लेक्शन का चार्ज टू मास, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि चार्ज टू, आप कह रहे हो कि डिफ्लेक्शन का मास के साथ और रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर यहाँ पर आप कह रहे हो कि चार्ज टू मास रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर मैं दोनों फैक्टर को एक साथ ले रहा हूँ, चार्ज और मास रेशियो को एक फैक्टर के तौर पर ले रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन का चार्ज टू मास रेशियो सिर्फ चार्ज के साथ नहीं, सिर्फ मास के साथ नहीं, डिफ्लेक्शन का चार्ज टू मास रेशियो पूरे फैक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मगर डिफ्लेक्शन का सिर्फ और सिर्फ मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, डिफ्लेक्शन का रेडियस के साथ भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा, याद रखना चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा। चार्ज टू मास रेशियो किस तरह ज्यादा, जिसका क्या होगा, मास कम होगा उसका ओवरऑल चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। फिर चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा आएगा, प्रोटॉन का आएगा। फिर चार्ज टू मास रेशियो किसका आएगा, अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, लास्ट में अल्फा पार्टिकल का होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसी तरह अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में यही 3 पार्टिकल आते हैं, तो रेडियस किसका सबसे ज्यादा होगा, रेडियस भी याद रखना कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा उसका मतलब क्या है, उसका रेडियस क्या है, कम, उसका मास कम। तो सबसे कम रेडियस किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, मतलब ज्यादा रेडियस किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा रेडियस होगा क्योंकि वो कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। फिर प्रोटॉन का होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ तक हमने हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमने अप्रोक्सीमेटली हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। अगर आपको लेक्चर पसंद है कि काइंडली आपने लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है, आपने एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना है कि कैसा आपको लेक्चर कैसा लगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।